हेलो फ्रेंड्स, लास्ट टाइम हमने चैप्टर नंबर 13 के कुछ एक्सरसाइज के 18 जितने कर दिए। चलो फ्रॉम टुडे 19 नंबर एक्सरसाइज 13.19 क्या है उसमें? जस्ट रीड द क्वेश्चन। हाउ लॉन्ग कैन इलेक्ट्रिक लैम्प ऑफ 100 watt be kept going by fusion of 2 kg of deuterium? Take the fusion reaction as, तो fusion reaction हमें दे रखा है। The fusion reaction is H12, मतलब 2 deuterium combine and form helium nucleus. It is He23 plus neutron and plus 3.27 mega electron volt. That reaction is given. तो इस रिएक्शन से बोल सकते हैं कि whenever 2 deuterium is combined and form a helium nucleus, 3.27 mega electron volt energy will be released. तब यहाँ पर कितना हमें बोल रखा है? 2 kg of deuterium। इसका मतलब हमें 2 kg of deuterium के अंदर कितने ऐसे हाइड्रोजन हैं, मतलब ड्यूटेरियम है, वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। बिकॉज ये 2 ड्यूटेरियम कंबाइन एंड फॉर्म 3.27 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज। तो एक ड्यूटेरियम के लिए एनर्जी मिल सकती है हमें, वो तो हाफ ही हो जाएगी उसकी। और फिर अगर हमें टोटल नंबर ऑफ ड्यूटेरियम मिल जाए इन 2 kg, इसका मतलब 2000 ग्राम में, तो इसका हमें टोटल एनर्जी मिल सकती है। अगर टोटल एनर्जी मिले तब उसके बाद तो हम कर सकते हैं कि जो भी हमें बल्ब मतलब लैंप दे रखा है उसका पावर कितना है? 100 वाट। इसका मतलब इट कंज्यूम 100 जूल एनर्जी इन 1 सेकेंड। तो 1 सेकंड में 100 जूल एनर्जी वो कंज्यूम करे, तो जो हमें एनर्जी मिलेगी उसके लिए कितना टाइम लगेगा, और वही तो फाइंड करना है कि हाउ लॉन्ग कैन इलेक्ट्रिक लैम्प ऑफ 100 watt be kept glowing by fusion of 2 kg of deuterium। तो सबसे पहले हम जो 2 kg है मतलब 2000 ग्राम ड्यूटेरियम के अंदर कितने नंबर ऑफ ड्यूटेरियम है वो हम कैलकुलेट करते हैं। और उसके लिए जो हमें H12 मतलब ड्यूटेरियम, तो ये तो हुआ 2 ग्राम, और वो जो 2 ग्राम है वो कितने का मास होता है? 1 मोल। और 1 मोल के अंदर हमें पता है कितने नंबर होते हैं? एवोगैड्रो नंबर जितने, मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि हियर नंबर ऑफ ड्यूटेरियम present in 2 gram is equal to Na, and that is 6.023 10⁻²3। clear? The number of deuterium present in 2 gram, तो कितने होंगे? इतने ही। Therefore number of deuterium present in 2 kg, 2 kg मतलब 2000 ग्राम is equal to n। तो n कैसे मिलेगा हमें? तो अब हमें मिल सकता है कि 2 ग्राम में इतने हैं, तो 2000 ग्राम में कितने, मतलब ये मल्टीप्लाई कर देंगे। Therefore n is equal to 6.023 10⁻²23 into 2000 divided by 2। इधर ग्राम को किलोग्राम में करो या किलोग्राम जो दे रखा है उसको ग्राम में कन्वर्ट कर दिया। तो देखो यहाँ पर 2 कैंसर, इट इज 1000 मतलब 26, then 6.023 10⁻²26। तो इन 2 kg of deuterium this much of number present, इतने नंबर है। ओके, चलो अब जैसे हम बोल सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन 2 deuterium combine and form a 3.27 mega electron volt energy will be released, then energy
4 1 ड्यूटेरियम के लिए हो सकता है, तो बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन रिएक्शन when 2 deuterium fused 3.2 second mega electron volt energy will be released. Therefore, energy release for each deuterium will be, तो बोल सकते हैं 3.27 divided by 2 mega electron volt. That means 3.27 divided by पहले 2 कर दो, तो 3.27 divided by 2 it is 1.635 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। मेगा मतलब 10⁻⁶ एंड इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब 1.6 10⁻⁻19 जूल। ओके, तो ये पहले आंसर कर दो, देन 1.635 इंटू 1.6 कर दे तो इट इज 2.616 2.616 10⁻², ये +6 -9 it is -13 जूल। Then energy release per fission per each deuterium is 2.16616 10⁻⁻13 जूल। इतनी एनर्जी हुई ईच के लिए। तो अगर इतने नंबर प्रेजेंट है, ओके, तो ये सभी जो फ्यूज हो जाए तो टोटल एनर्जी कितनी रिलीज होगी? Therefore total energy release when all atoms fused, E is equal to, all मतलब कितना प्रेजेंट है? 6.023 10⁻²26 और ईच की एनर्जी मल्टीप्लाई कर दो तो इतने एनर्जी रिलीज होगी। मतलब 2.616 को तुम 6.023 से मल्टीप्लाई कर दो, इट इज 15.756 इंटू 10⁻²26 -13 ही हो जाएगा। इतनी एनर्जी रिलीज होगी। ओके, अब यहां से हम रेफरेंस ले सकते हैं फॉर द लैम्प कि लैम्प का पावर 100 वाट, दैट मींस इट्स कंज्यूम 100 जूल एनर्जी इन 1 सेकंड। तो बस इतनी एनर्जी कंज्यूम करने के लिए कितना टाइम लगे वही करना है। तो पहले एक काम करो, ये वीडियो पॉज करके लिख दो पहले इतना। ओके, चलो अब कर सकते हैं। लिख सकते हैं हियर पावर ऑफ लैम्प इज 100 watt, means it consumed, otherwise it used 100 joule energy in 1 second। Therefore ऐसा कर सकते हैं कि एक साइड हम एनर्जी लिखें और दूसरी साइड ऐसे टाइम लिखें। अगर 1 सेकंड सोचे तो कितना 100 जूल, तो कितनी एनर्जी कंज्यूम होगी? 15 इंटू 756 इंटू 10⁻13, तो उसके लिए कितना टाइम लगेगा? Therefore T is equal to 15 इंटू 756 10⁻13 divided by 100 means 15.756 20 निकाल दो 10⁻11 सेकंड। चलो कितना ईयर लगेगा? तो 1 ईयर की सेकंड हमें पता है, गिवन है 1 ईयर की सेकंड कितनी है? 3.154 10⁻7 ईयर। मतलब
15.756 इंटू 10⁻11 को मैं डिवाइड कर दूं 3.154 10⁻7 तो उतना ईयर लगेगा। तो चलो यहाँ पर ही कैलकुलेशन कर देते हैं इसकी कि कितने ईयर लगेंगे। देन 15.756 डिवाइडेड बाय 3.154 इट इज 4.99 अप्रोक्सीमेट 5 और 10⁻11 - 7 मतलब ये हो जाएगा 4 ईयर। तो ये तुम 5 कर दो तो 5 इंटू 10⁻4 ईयर मतलब 50,000 ईयर्स लगेंगे। क्लियर? वीडियो पॉज करके ये पहले कंप्लीट कर दो। चलो अबाउट नेक्स्ट नंबर 20। क्या दिया है 20 के अंदर? द कैलकुलेट हाइट ऑफ पोटेंशियल बैरियर फॉर हेड ऑन कोलिजन ऑफ टू ड्यूटेरॉन्स। हिंट हमें कुछ दे रखी है। The height of potential barrier is given by the Coulombian repulsion between two deuterons when they just touch each other. Assume they can the hard sphere of radius 2 Fermi. यहाँ पर हमें रेडियस दे रखा है तो r अगर हम लिख दें रेडियस को then it is 2 Fermi means 2 into 10⁻⁻15 मीटर बोल सकते हैं। अब हमें कैलकुलेट करना है द हाइट ऑफ द पोटेंशियल बैरियर whenever they experience head on collision. So whenever they experience head on collision, at that time the distance between two deuterons is double of the radius. जैसे ये कोलाइड होगा हम उसका ऐसे डायग्राम सोच सकते हैं कि ये अगर एक ड्यूटेरियम एक दूसरा ड्यूटेरियम ऐसे कंबाइन हुआ तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा दैट इज 2r। ओके, तो हमें मिल सकता है ऐसे डिस्टेंस। तो बोल सकते हैं कि व्हेन या फिर द डिस्टेंस बिटवीन टू ड्यूटेरियम व्हेन they collide head on d is equal to 2r मतलब ये हो जाएगा 4 into 10⁻⁻15। ओके, और जैसे ये कोलाइड होगा दोनों के बीच का डिस्टेंस होगा हम बोल सकते हैं उसका जो भी रिपल्सन होगा दैट इज द गिवन बाय द पोटेंशियल एनर्जी। तो बोल सकते हैं कि एट हेड ऑन कोलिजन द पोटेंशियल एनर्जी between them u is equal to we know the formula for the potential energy k q1 q2 by r। r को तुम यहां पर d बोल सकते हो। ओके, चलो तो करो कैलकुलेशन। k means 9 into 10⁻⁹ ड्यूटेरियम है we can say H12 इसका मतलब उसके अंदर जो भी प्रोटॉन्स है उसका चार्ज होगा तो पता है हमें 1.6 10⁻⁻19 और दूसरा भी ड्यूटेरियम ही है द सेम चार्ज अपॉन डिस्टेंस मतलब -15। तो करो कैलकुलेशन इसकी, अब इजी है। 1.6 into 1.6 into 9 divided by 4 it is 5.76 एन। पहले अगर मिलेगी एनर्जी तो हमें जूल में मिलेगी। ओके, तो इसको ऐसे ही रखते हैं या फिर ऐसा करो कि ये जो एनर्जी मिलेगी पहले जूल में अगर इसको हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर दें तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे तो एक जो है
वो डिवाइड हो जाएगा, मतलब 9 इंटू 10⁻⁹ 1.6 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाय 4। ओके, तो ये हो जाएगा 3.6 इंटू कितना होगा, देखो 15 ऊपर आएगा तो प्लस हो जाएगा। ओके, देन 15 प्लस 9 minus 19, it is 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब अगर मैं 10⁻³ कर दूं तो 2 मल्टीप्लाई करेंगे, इट इज 360, देन वी कैन से 360 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देयरफॉर द पोटेंशियल वैल्यू between two deuterium when they collide head on is 360 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर ईच के लिए करना है तो डिवाइडेड बाय 180 कर देते हैं। ओके, लेकिन हमें तो पूछा यहाँ तक, इसीलिए यहाँ पर हमारा आंसर खत्म हो जाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट नंबर 21 क्या दे रखा है? फ्रॉम द रिलेशन R is equal to R0 A raised to 1/3 where R0 constant, A is the mass number of nucleus, so that nuclear matter density is nearly constant, मतलब independent of A। देखो यहाँ पर एक रिलेशन हम बोल रखा है, R is equal to R0 A raised to 1/3 और न्यूक्लियर डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। ओके, और ए दे रखा है हमें टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। ए को हम बोल सकते हैं टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। अगर टोटल मास करें तो बोल सकते हैं मास ऑफ ईच न्यूक्लियॉन्स इनटू टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। तो ऐसा बोल सकते हैं हम कि कंसीडर मास ऑफ ईच न्यूक्लियॉन्स, each nucleon is m, therefore total mass of nucleus is m into a, या total mass of nucleus को सिंबलाइज कर देते हैं कैपिटल M से, then it is m into a। एक न्यूक्लियन का मास इंटू टोटल नंबर, तो ये टोटल मास हो गया, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम करेंगे, इट इज डेंसिटी, therefore density is equal to mass upon volume, that means ma upon volume क्या होगा, 4/3 pi r cube, 3 ऊपर आ जाएगा, 3 ma upon 4 pi, what is r cube, r की वैल्यू रखो, then it is r0 cube, a raised to 1/3 का cube, it is a, then a will be cancelled, then it is 3m upon 4 pi r0 cube। मास ऑफ ईच न्यूक्लियन फिक्स होता है, r0 की वैल्यू भी फिक्स है, r0 इज 1.2 फर्मी, 1.2 10⁻⁻15 मीटर। अगर रखोगे तो न्यूक्लियर डेंसिटी क्या होगी, कांस्टेंट, यूनिफॉर्म, व्हिच इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए। तो चलो लास्ट में ये सेंटेंस अब तुम्हें अपने आप लिख देना कि हियर द डेंसिटी इज यूनिफॉर्म, means density is constant which is independent of A। ओके, चलो इतना वीडियो पॉज करके लिख दो, ये कंप्लीट कर दो। चलो नेक्स्ट नंबर 22 फॉर positron beta plus emission from the nucleus, there is another competing process according to electron capture, so that beta plus emission is energetically allowed, electron capture is necessary allowed but not vice versa। तो यहां पर हमें दो प्रोसेस दे रखी है, एक positron emission and another is electron capture। दोनों की एनर्जी पहले तो हम कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद जो क्या दिया है क्वेश्चन में उसको हम सोचते हैं। ओके, तो पहले करते हैं एमिशन ऑफ पोजिट्रॉन, तो लिखते हैं ऐसे
for emission of positron means बीटा प्लस। तो कोई भी प्रोसेस हो, जैसे हम बोलेंगे एक्स जेड ए, कोई भी न्यूक्लियस में से अगर बीटा प्लस मतलब हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन प्लस 1, तो क्या होगा, जो भी हमारा पेरेंट में से डॉटर न्यूक्लियस बनेगा उसमें क्या होगा, -1, एक जो है वो प्रोटॉन कम हो जाएगा, नो चेंज इन एटॉमिक मास नंबर, एंड विद दैट न्यूट्रिनो एंड कंसीडर Q1 अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड। ओके, तो कोई भी यहाँ पर ऐसे प्रोसेस होगी तो पोजिट्रॉन के लिए ये प्रोसेस हम बोल सकते हैं। चलो अब अगर हमें Q1 की एनर्जी करनी है, कितनी एनर्जी रिलीज होगी, Q वैल्यू ऑफ एनर्जी, तो हम क्या करते हैं, इसके न्यूक्लियस का मास लेते हैं, तो इसके अंदर Z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड Z नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी है ना, तो इसको हम माइनस करेंगे, आगे वाले प्रोसेस सब देखो। तो अगर यहां पर लिखे हम ना Q1 वैल्यू ऑफ एनर्जी, तो क्या होगा, इसका जो मास है तो बोलेंगे हम मास ऑफ एक्स, एक्स का मास जिसमें ऐसे Z होता है, तो उसमें ये हमारा मास होगा किसका, ओनली फॉर न्यूक्लियस मतलब प्रोटॉन्स के लिए, इसके अंदर तो Z नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी, तो क्या करेंगे हम कि माइनस Z नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, फिर ये वाला मास हम माइनस करेंगे, माइनस मास ऑफ Y, और उसमें भी Z -1 जितने इलेक्ट्रॉन्स भी, मतलब हम माइनस करेंगे Z -1 इलेक्ट्रॉन्स ऑल्सो। ओके, और जो पॉजिट्रॉन है मतलब इलेक्ट्रॉन का ही मास हुआ, वो भी माइनस कर देंगे और इनटू करेंगे हम c², दैट इज द एनर्जी रिलीज Q वैल्यू। याद करो आगे हमने बोला था एलिमेंट है जितने प्रोटॉन्स है उतने ही इलेक्ट्रॉन्स, हमें तो न्यूक्लियस का मास चाहिए, मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन का मास माइनस कर देंगे तो Z जितने इलेक्ट्रॉन्स है। इसमें भी ऐसा, ये इस साइड करना है, मास डिफेक्ट करना है, इसलिए मास डिफेक्ट में माइनस करेंगे, उसमें भी ये माइनस कर देंगे, इसमें भी, क्योंकि इसमें भी Z -1 जितने इलेक्ट्रॉन्स है और ये तो माइनस करना ही है। चलो तो अब क्या होगा, mx माइनस zme माइनस my माइनस माइनस प्लस z -1me माइनस me इंटू c²। चलो इसको भी सिंप्लीफाई करो, माइनस zme माइनस y प्लस zme माइनस me माइनस me इंटू c²। इसका मतलब ये तो कैंसिल हो गया, तो mx माइनस my माइनस 2me इंटू c²। चलो ये एनर्जी की कुछ मिली हमें पॉजिट्रॉन के लिए। चलो ऐसा ही दूसरी प्रोसेस लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन कैप्चर, ऐसा बोल सकते हैं, और इलेक्ट्रॉन कैप्चर देन XZA प्लस इलेक्ट्रॉन कैप्चर मतलब यहां पर होगा इलेक्ट्रॉन -10, तब यहां पर ऐसा बोल सकते हैं कि Y में भी क्या होगा, Z -1 और A, क्योंकि यहां पर Z है तो यहां पर देखो ये +1 है, तो +1 करेंगे तो ये भी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड Z सेम होगा, A तो सेम है, तो यहां पर Z -1 है, इट इज Z -1, इसका मतलब सेम थिंग आएगा यहां पर n Q2 वैल्यू ऑफ एनर्जी। तो चलो Q2 की एनर्जी करते हैं ना, Q2 वैल्यू ऑफ एनर्जी
is equal to mass defect into c square. The same thing, mass of x minus ZME, यहाँ पर प्लस है तो ये तो प्लस ही आएगा, प्लस FE, क्योंकि यहाँ तो इस साइड का मास तो हमें एड ही करना है यहाँ पर, फिर माइनस mass of y and minus z minus 1 me into c square. बोला है समझ में? इन दोनों का मास हमें ऐड करना है, जिसमें इसमें से z माइनस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए, ऐसे ये वाला मास यहाँ आएगा तो माइनस करना है, और इसमें से भी z माइनस 1 निकाल देना है। चलो तो ये हुआ mx माइनस zme प्लस me माइनस m ऑफ y माइनस माइनस प्लस, और इसमें भी अगर हम डायरेक्ट कर दें तो ये हो जाएगा zme माइनस me इंटू सी स्क्वायर, तो माइनस ZME प्लस कैंसल प्लस ME माइनस ME कैंसल, मतलब m ऑफ x मास ऑफ x माइनस मास ऑफ y इनटू c स्क्वायर। ओके, ये होगी Q वैल्यू, Q2 वैल्यू ऑफ एनर्जी। अब इन दोनों में कंपेयर करो, अगर हम ऐसा बोल दें कि Q1 ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब मास ऑफ x माइनस मास ऑफ y माइनस 2me का आंसर ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव है, तो श्योरली ये आंसर तो पॉजिटिव ही रहेगा, क्योंकि इतने जो आंसर है उसको माइनस करके भी पॉजिटिव है, तो ये तो पॉजिटिव ही रहेगा। इसका मतलब अगर एज ए एमिशन ऑफ पॉजिट्रॉन है तो उसमें इलेक्ट्रॉन कैप्चर होगा, हाँ वो नेचुरल है। लेकिन अगर आप ऐसा बोले Q2 ग्रेटर देन 0 है, तब ऐसा नहीं बोल सकते कि Q1 इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0, क्योंकि उसमें माइनस 2me है। समझ में आ रहा है? इसलिए बोल सकते हैं कि ना Q1 इज ग्रेटर देन 0 देन Q2 इज ग्रेटर देन 0, ऑलवेज 0, ऐसा भी बोल सकते हैं कि Q1 ग्रेटर देन 0 देन Q2 ऑलवेज ग्रेटर देन 0, मतलब इन पॉजिट्रॉन एमिशन देयर इज ए इलेक्ट्रॉन कैप्चर प्रोसेस होगा, ऐसा बोल सकते हैं। तो लिख दो ऐसे नीचे, अब तुम्हें अपना आप लिख देना है। ओके, नाउ द Q1 ग्रेटर देन 0 देन Q2 ऑलवेज ग्रेटर देन 0, सो फॉर द positron emission there is a naturally occur of electron capture, but Q2 greater than 0 then Q1 may or may not be greater than 0. Therefore for the electron capture it is not necessary the positron emission of positron. ये प्रोसेस होगी तो ये तो श्योर हो सकती है, लेकिन ये हुई तो ये हो ऐसा जरूरी नहीं है। If Q2 greater than 0 then मैं भी बोल सकते हैं कि Q1 लेस देन 0, ऐसा भी हो सकता है क्योंकि माइनस 2me है। तो फिर से ये जो लास्ट सेंटेंस है तुम्हें लिखना है, लिख दो ऐसे कि when Q1 greater than 0 then Q2 always greater than 0. So for positron emission always electron capture is occur, but if Q2 greater than 0 then Q1 may or may not be greater than 0. So for the electron capture it is not necessary that always positron emission occurs. Okay, इतना तुम्हें कर देना है।